Yes, read the first question. Two light waves of intensities I1 and I2 having same frequency is same, pass through same medium is also same, at time in same direction is also same. These two waves interfere. The sum of the minimum and maximum intensities is. मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी का हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था, इफ यू रिमेंबर, आई मैक्स टू द आई मीन A1 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला कब चलता है? जब हमें इंटेंसिटी का रेशो निकालना है और एम्पलीट्यूड मेंशन किया है या फिर ऑप्शन में एम्पलीट्यूड है, तब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. आई मैक्स आई मीन का रेशो फाइंड आउट करना है एंड A1 एंड A2 आर गिवन. ओके, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस रिलेशन. पर यहाँ पे देखो, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन. आपको यही रिलेशन याद रखना है और इससे हम इसका फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे. देखो कैसे. नाउ आई मैक्स सम ऑफ आई मैक्स एंड आई मीन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट आई मैक्स प्लस आई मीन. ये वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब देखो इससे ही आई मैक्स का फॉर्मूला बनेगा. नाउ इफ रिलेशन इज लाइक दिस A1 प्लस A2 का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी के फॉर्म में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. नाउ कैन आई रीअरेंज लाइक दिस. देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. उस हिसाब से इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. बराबर है. इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड आएगा. सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा. आई मैक्स क्या आएगा? अंडर रूट I1. A1 की जगह पे अंडर रूट I1 आएगा. A2 की जगह पे अंडर रूट I2 आएगा. होल स्क्वायर. आई मीन के लिए कैसे आएगा फिर? A1 की जगह पे अंडर रूट I1 माइनस A2 की जगह पे अंडर रूट I2 होल स्क्वायर. अब अगर इसका रेशो पूछा होगा तो रेशो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहाँ पे रेशो नहीं पूछा है. ओके, यहाँ पे रेशो नहीं पूछा है. यहाँ पे हमें दोनों का एडिशन यहाँ पे करना है. आई मैक्स प्लस आई मीन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अगर रेशो अगर पूछा जाता तो रेशो फाइंड आउट करते हैं. ये शॉर्टकट ट्रिक आप यहाँ पे याद रखो. वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक कि एम्पलीट्यूड दिया होगा तो वो केस में भी आई मैक्स टू आई मीन पहुंच सकते हैं. इंटेंसिटी दिया होगा तो उस केस में भी हम आई मैक्स आई मीन तक पहुंच सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे मुझे एडिशन फाइंड आउट करना है दोनों का. आई मैक्स, अब देखो आई मैक्स कितना है? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस आई मीन जो है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर. चलो इसको बस सिंप्लीफाई कर दो. a प्लस बी का स्क्वायर लगा दो यहाँ पे. a प्लस बी का स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. बस लगा दो यहाँ पे. सो a का स्क्वायर क्या आएगा? I1 प्लस b का स्क्वायर आएगा I2 प्लस 2ab अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab. अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट I1 I2 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगा. बचा कौन यहाँ पे? सो इट इज I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2. so it is 2I1 plus I2 is taken as a common. So this is the value for I max plus I min. This question is asked to the exam. 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं आपकी. I max to the I min when amplitude is given, I max to the I min when intensities are given,
आईमैक्स प्लस आईमीन, ये थर्ड टाइप है। अब यहाँ पे आईमैक्स आईमीन दिया होगा तो भी आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और इंटेंसिटी का ये रिलेशन तो है ही, I1/I2 इक्वल टू A1/A2 होल स्क्वायर। ये थर्ड टाइप का एक प्रॉब्लम इसमें बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछा जाता है सीईटी, नीट या फिर जेई में, हर फॉर्मेट में पूछा जाता है। ये सब रिलेशंस आप याद रखो अच्छे से। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर। YDSC हमने किया है, पहले एयर में किया है, एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर। बाद में सेकंड टाइम पे वही एक्सपेरिमेंट हमने कुछ अदर मीडियम में किया है। इट इज फाउंड दैट eighth bright fringe in air medium lies where the fifth dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. refractive index हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है न्यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसने दिया है, इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। मीडियम में कौन सा फ्रिंज? मीडियम में 8 ब्राइट फ्रिंज। Okay, lies where fifth dark fringe lies in the air. Fifth dark fringe in air. ओके, मतलब यहाँ पे मीडियम कौन सा है? यहाँ पे एयर है और यहाँ पे कोई तो मीडियम है। व्हाट इज सेइंग, जहां पे एयर में फिफ्थ डार्क फ्रिंज है वहीं पे उस मीडियम में 8 ब्राइट फ्रिंज है। मतलब डिस्टेंस कैसे आएगा दोनों का? सेम आएगा ना। देखो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है। व्हाट इज सेइंग, 8th ब्राइट फ्रिंज, 8th ब्राइट फ्रिंज in case of medium. Okay, now fifth dark fringe in air बोल रहा है वो। फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर, दोनों सेम डिस्टेंस पे। मैंने ये अलग अलग पॉइंट पे दिखाए, पर एक्चुअली ये दोनों कैसे हैं? सेम डिस्टेंस पे। जितने डिस्टेंस पे ये है ब्राइट पॉइंट से, उतने ही डिस्टेंस पे ये है। मतलब दोनों डिस्टेंसेस कैसे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से इक्वल है। दीज टू पॉइंट्स आर एट एक्चुअली सेम पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। मतलब सेंट्रल ब्राइट से ये दोनों के डिस्टेंसेस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब देखो, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर। इसके लिए हम पहले यहाँ पे देखेंगे रिलेशन क्या आता है। फिफ्थ डार्क फ्रिंज, अब डार्क के लिए आपको रिलेशन पता है, ब्राइट टू डार्क। जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, एक्स डार्क पॉइंट है कौन से नंबर का? फिफ्थ नंबर का है। सो x5 के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इट इज 2m-1 लैम्डा कैपिटल D/2D, और यहाँ पे m है ऑब्वियसली 5। सो इट इज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x5 इक्वल टू 2m-1, मतलब ये हो गया 9 लैम्डा कैपिटल D/2D। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। ओके, मतलब ये डिस्टेंस हो गया किसका? फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर। अब एट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड आउट करते। इसका लॉजिक होता है एक्स एन इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल D/स्मॉल d। ओके, अब देखो ये एयर में नहीं है, ये यहाँ पे कुछ तो मीडियम उसने इंक्लूड किया है। तो मीडियम इंक्लूड करने की वजह से मुझे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर करना पड़ेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में 1 है, इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ओके, इसलिए इस केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर करना पड़ेगा, वो 1 नहीं है। ओके, सो ये आएगा फॉर 8th पॉइंट, इट इज 8 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय
न्यू डी। ओके, पर उसने क्या बताया कि ये जो 8th ब्राइट पॉइंट है एंड ये जो 5th डार्क पॉइंट है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। दोनों कैसे है? सेम डिस्टेंस पे है। सो उस हिसाब से सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से क्या ना, ऐसे दिस x8 इक्वल टू x5, ये 5th नंबर का डार्क एंड ये 8 नंबर का ब्राइट इक्वल डिस्टेंस पे। अब दोनों को जस्ट इक्वेट कर दो। इट इज 8 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय न्यू डी इक्वल टू, ये 5th पॉइंट के लिए क्या आया, 9 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, स्मॉल डी भी कैंसिल हो गया। अब देखो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर भेज देता हूँ। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर चला गया। ओके, सो दिस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। सो 1 पॉइंट कुछ तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए। सब ऑप्शन में 1 पॉइंट ही दिया है, इसको थोड़ा सा डॉट करना पड़ेगा। 16/9 इट विल बिकम 1.78। 1.78 आएगा। ऑप्शन डी इसका। सब स्टेप्स अच्छे से देखो। If the numerical aperture of a microscope is increased, then its resolving power remains constant, resolving power becomes zero, limit of resolution is decreased, limit of resolution is increased। अब देखो माइक्रोस्कोप वर्ड आया है, मैंने आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया था। ओके, माइक्रोस्कोप अगर वर्ड आया है तो वहां पे जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था, इट इज लैम्बडा इक्वल टू 2 इंटू DNA। अगर आपको याद होगा तो लैम्बडा इक्वल टू 2 इंटू DNA। एन ए जो होता है ना, ये न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। ओके, एंड दिस डी इज सेपरेशन, लैम्बडा इज वेवलेंथ। ओके, अब देखो उसने क्या पूछा है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स। न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो इट इज न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2d आएगा। अब देखो रिजॉल्विंग पावर के बारे में उसने पूछा है। नाउ रिजॉल्विंग पावर देखो, यहाँ पे उसने क्या किया है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज किया है। तो आरपी क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे रिलेशन हमें दिख रहा है, दिस Na इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। न्यूमेरिकल अपर्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डी। सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, देखो दो टर्म्स होते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर जो होता है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है ना, ये होता है एक्चुअली स्मॉल डी। ओके, सो देखो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर का एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो रिलेशन बनेगा, देखो ये डी मतलब कौन है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ये डी कौन है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है इंक्रीज किया, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डिक्रीज होना चाहिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर उसने रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर ना, न्यूमेरिकल अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर आएगा, एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ये दोनों रिलेशन अच्छे से याद रखो। सो उसने यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट बोला है।
जेई मेन का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था, ऑब्वियसली जेई मेन का है इसलिए बड़ा होगा ही। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो एंगुलर विड्थ होता है वो दिया है उसने यहाँ पे 60 डिग्री, उसको हम बोलते हैं टू थीटा। अगर आपको याद होगा तो उसको क्या बोला जाता है, टू थीटा, या फिर उसको टू अल्फा भी हम बोलते हैं, टू अल्फा। द विड्थ ऑफ स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। स्लिट का जो विड्थ दिया है 1 माइक्रोमीटर दिया है। आई विल से इट एज ए इज 1 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ द स्लिट, आपको टर्मिनोलॉजी याद आनी चाहिए अब यहाँ पे। विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। द स्लिट इज illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लीट। स्क्रीन एंड स्लीट का डिस्टेंस भी यहाँ पे दिया है, कैपिटल डी आएगा वो 50 सेंटीमीटर उसने बोला है। इट इज ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ इज 1 सेंटीमीटर। फ्रिंज विड्थ एक्स 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस? तो उस केस में स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस कितना आएगा? उस केस में स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ईच स्लिट। दो स्लिट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो आप। देखो, स्मॉल डी हमें निकालना है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। पहले उसने बोला है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, द विड्थ ऑफ द स्लिट जो दिया है, सिंगल स्लिट का जो कंसेप्ट होता है ना, उसमें विड्थ को हम स्मॉल ए बोलते हैं। यह है सिंगल स्लिट के लिए। ओके, और उसने बोला है बाद में यहाँ पे रेफरेंस दिया है, इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट्स यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व। मतलब यहाँ पे वाईडीएससी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वाईडीएससी हो रहा है। ओके, सो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट में सिंगल स्लिट का एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड ये जो सेकंड पार्ट उसने बोला है, इस पार्ट में उसने वाईडीएससी का इंफॉर्मेशन हमें दिया है। अब देखिए, मुझे स्मॉल डी निकालना है। सो एक्स इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, मुझे पता है। सो स्मॉल डी क्या आएगा? स्मॉल डी इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय एक्स आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझे दिया गया है, कैपिटल डी का वैल्यू भी दिया है। कैपिटल डी चेंज नहीं हुआ है, दोनों केस में कैपिटल डी सेम है, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है लैम्बडा का। लैम्बडा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लैम्बडा मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। इसका मुझे यहाँ पे हेल्प कर लेना पड़ेगा। अब देखो, सिंगल स्लिट का जो फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, दिस पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। ओके, उस हिसाब से लैम्बडा इक्वल टू आएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन। अब देखो यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में पूछा है। मतलब अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एन का वैल्यू उसने 1 दिया है। अब देखो लैम्बडा यहाँ पे फाइंड आउट करो। ए इज मेंशन 1 माइक्रोमीटर, सो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन ऑफ 30 डिग्री आएगा। साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 2 अल्फा या फिर 2 थीटा 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 1। सो लैम्बडा आएगा, साइन 30 इज 1/2 ना, सो इट इज 1/2 मीन्स इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। लैम्बडा आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। बस ये लैम्बडा का वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो दिस डी इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय एक्स। लैम्बडा कितना आया है? कैन आई राइट इट 5 इंटू 10⁻⁻⁷। दिस कैपिटल डी इज हाउ मच? 50 इंटू 10⁻², and this x is 1 into 10⁻². So 10⁻², 10⁻² will get cancelled.
this small d is this 5 into 5, 25 into 10 raised to minus 6 मीटर. ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस स्मॉल डी इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर. 25 माइक्रोमीटर. Read the next question. Unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. देखो मेरे पास एक आइडियल पोलराइजर है A और इसमें से एक लाइट पास हो रहा है जिसका इंटेंसिटी है I इंटेंसिटी का लाइट हमने यहाँ से पास किया. अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर B इज प्लेस्ड बिहाइंड A. दूसरा एक पोलराइजर यहाँ पे रख दिया B नाम का. इट इज फाउंड टू बी I/2. तब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी I/2. अब देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आया लाइट का बाहर वो कितना मिला I/2. नाउ अनदर, देखो ये फर्स्ट केस हो गया. अब उसने क्या बोला इसके बाद में, नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर C इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड B. A एंड B के बीच में और एक पोलराइजर रख दिया. द इंटेंसिटी बियॉन्ड B, नाउ ये C पोलराइजर रखने के बाद इंटेंसिटी बियॉन्ड B इज नाउ फाउंड टू बी I/8. अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो मिला C रखने के बाद वो कितना मिला I/8 मिला. द एंगल बिटवीन पोलराइजर A एंड C इज, अब देखो A एंड C का एंगल उसने यहाँ पे हमें पूछा है. अब देखो यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किया है, किस तरीके से उसने रखा है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कौन से इंटेंसिटी का लाइट बाहर आया है ये यहाँ पे उसने बोला है. अब देखो जो मैंने लॉजिक आपको बताया था वो लॉजिक के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. देखो आई इंटेंसिटी का लाइट ए पे फॉल हुआ है. ओके, अब इससे बाहर जो इंटेंसिटी आएगा ऑब्वियसली ये आएगा I/2. इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा I/2. मीन्स सीक्वेंस आप देखिए, ये I/2 आई लाइट फॉल हुआ इंटेंसिटी I वाला, A से बाहर कितना आया I/2 बाहर आया. और वही केस में B से बाहर कितने इंटेंसिटी का आया है उसने फाइनली बोल दिया है यहाँ पे I/2 ही आया है. मतलब A से जो इंटेंसिटी का लाइट बाहर आया है B से भी वही इंटेंसिटी का लाइट बाहर आया है इन केस 1. इन केस 1 इसका मीनिंग क्या होता है होगा. नाउ देखिए पोलराइजर A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर ना. A एंड B कैसे होंगे, डेफिनेटली पैरेलल होंगे. देखिए A से, इसका मीनिंग क्या होता है, A से I/2 आया B से भी I/2 आया, मतलब दोनों कैसे एक दूसरे को पैरेलल है. केस 1 में तब C वहां पे नहीं था, C वहां पे नहीं था. देखिए फर्स्ट पोलराइजर पे लाइट फॉल हुआ है I, उससे बाहर कितना है I/2. B से भी बाहर कितना है I/2, मतलब डेफिनेटली A एंड B कैसे होंगे पैरेलल होंगे ना. A एंड B पैरेलल होंगे तभी दोनों में से जो इंटेंसिटी बाहर आया है वो सेम रहा है. अब देखो उसके बाद में हमने पोलराइजर C यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. ये पोलराइजर C इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड. नाउ पोलराइजर C से जो बाहर इंटेंसिटी आएगा वो कितना आएगा. नाउ इट इज, आई विल से IC इसको मैं बोलता हूँ, इट इज I/2 cos स्क्वायर थीटा. देखो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कंसेप्ट. जब दो ही पोलराइजर थे, फर्स्ट वाले से I/2 इंटेंसिटी आया, सेकंड वाले से भी I/2 इंटेंसिटी आया. जब मैंने C पोलराइजर इंट्रोड्यूस किया
तब सी से जो इंटेंसिटी का लाइट बाहर आएगा वो हमेशा याद रखिए वो कितना आएगा, आई सी इक्वल टू आई बाई टू, मतलब जो इंटेंसिटी उसको मिला था आई बाई टू, इसको कितना इंटेंसिटी मिला आई बाई टू, उसका कर दो बस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो जब ये पोलराइजर सी है तब बी से कितना इंटेंसिटी का लाइट बाहर आएगा, इस इंटेंसिटी को मैं बोल देता हूं आई बी। ये कैसे रहेगा, दिस आई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, पर देखो यहाँ पे आई सी कितना है, आई सी आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा है, इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा वापस। ओके, अब ये दोनों मिला के कितना है, आई बी का इंटेंसिटी कितना बोल रहा है वो, ये बोल रहा है आई बाय 8। सी रखने के बाद इंटेंसिटी आई बाय 8 है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमने यहाँ पे सी रख दिया दोनों के बीच में तब इंटेंसिटी आई बाय 8 हो गया, और जब सी नहीं था तब इंटेंसिटी आई बाय 2 था, मतलब दोनों पैरेलल थे। ओके, सो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो गया, आई बाय 8। चलो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर हमें दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे मिल जाएगा थीटा। नाउ दिस आई विल गेट कैंसिल, सो ये 2 को अगर इधर भेज दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये हो गया इधर 1/4, सो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, फिर वापस एक बार स्क्वायर रूट निकाल दो इसका, सो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, फिर थीटा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, फिर उस हिसाब से थीटा कितना है 45 डिग्री। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया है कि जब लाइट फॉल हुआ इंटेंसिटी आई वाला तो ए से आई बाय टू बाहर आया एंड बी से आई बाय टू बाहर आया, वहां पे सी नहीं था। जब ए एंड बी के बीच में सी डाल दिया तब सी से इंटेंसिटी ऑब्वियसली दिस इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, एंड बी से कितना बाहर आया है उसने बताया डायरेक्टली आई बाय 8 बाहर आया है। पर यही रूल अगर हमने इसको अप्लाई किया तो कितना आएगा, वो आई सी का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई सी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, और टोटल जो है आई बाय 8 तो उसने ही बोला है, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो और थीटा फाइंड आउट करो, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट अगेन। The intensity at the maximum in Young's double slit experiment, वही YDSC वाला क्वेश्चन है वापस से। इंटेंसिटी आई जीरो होना चाहिए ना, इसको आई जीरो बोलते हैं, इट इज आई जीरो। द इंटेंसिटी एट अ मैक्सिमम इन YDSC इज आई जीरो। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी को उसने आई जीरो बोला है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज, दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस है 5 लैम्बडा, जहां पे लैम्बडा वेवलेंथ है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इक्वल टू 10d दिया है उसने। देखो हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे, फिर हमें इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अच्छे से। उसने बोला है कि YDSC मतलब दो सोर्सेस होंगे, उसने बोला है स्मॉल डी, दो सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। वो कितना दिया है उसने, 5 लैम्बडा दिया है। ओके, नाउ यहाँ पे है समझो स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस दिया है कैपिटल डी, वो कितना है 10 टाइम्स टू दैट ऑफ डी है। जो हमारा स्मॉल डी है उसके 10 टाइम्स कैपिटल डी दिया है उसने। ओके, और यहाँ पे समझो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट तैयार हुआ है हमारा, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। ओके, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने कंसिडर किया है, यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट।
ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ये पॉइंट कैसे होगा, ब्राइट होगा। इस पॉइंट के बारे में बता नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस का इंफॉर्मेशन उसके लिए चाहिए। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ओके, मतलब इस स्लिट के सामने का यहाँ का इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करना है, या फिर इस स्लिट का भी आप कर सकते हैं। तो हम पकड़ते S1 के सामने का यहाँ का इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स बोला है उसने, वन ऑफ द स्लिट्स, यहाँ का इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन मुझे फाइंड आउट करना है। स्लीट के सामने जो एकदम सामने जो पॉइंट आ रहा है ना, उसका इंटेंसिटी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से, इस पॉइंट का। नाउ देखो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब देखो इस पॉइंट का इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ये डेफिनेटली कौन सा पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट है। ओके, इंटेंसिटी ऑप्शन देखो ना आप सब, इंटेंसिटी कुछ ऑप्शन में कम हुआ है, पर जीरो इंटेंसिटी किसका भी नहीं है, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, ब्राइट पॉइंट होगा। ओके, उसका इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ इसमें वैल्यूज रखो जरा, लैम्बडा एज इट इज, कैपिटल डी कितना दिया है 10D। नाउ दिस स्मॉल d is what 5 lambda, so this lambda will cancel, so it is 2D। x कितना आया है 2D आया है, so d इक्वल टू क्या आएगा x/2। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2D आया है, x इक्वल टू 2D, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा d/2 आएगा। सीधे सीधे आप ये नहीं किया आपने, डायरेक्टली भी इसको अगर देखा आपने, देखो ये सोर्सेस है दो, S1 S2, दोनों के बीच में सेपरेशन है स्मॉल d। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट तैयार हुआ है आपका, तो मुझे इंटेंसिटी कहाँ का निकालना है, इस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है। ऑब्वियसली देखो सेंट्रल ब्राइट से इसका डिस्टेंस कितना होगा d/2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस भी d/2 है, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस कितना आएगा, उस पॉइंट का एंड ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस d/2 आएगा। अब देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस का, क्योंकि हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हमें फेज के पास जाना पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इंटेंसिटी, आई विल कॉल इट एज आई, इसका शॉर्टकट मैंने आपको डिराइव करके दिया है, इट इज आई इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे देखिए अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे फाई का वैल्यू चाहिए, फाई, फाई इज व्हाट, इट इज फेज। तो मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। आई विल राइट हियर दिस पाथ डिफरेंस इक्वल टू दिस स्मॉल x इंटू d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। अब देखो ये स्मॉल x मतलब ये डिस्टेंस आएगा ना, स्मॉल x मतलब कितना आएगा, इट इज d/2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। d एज इट इज, स्मॉल d एज इट इज, कैपिटल D कितना दिया है 10D दिया है उसने। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, d कैंसल, सो दिस पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज नथिंग बट d/20। आई विल से पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारा d/20, पर ये d कितना है, d तो 5 लैम्बडा है डिवाइडेड बाय 20, सो ये आएगा कुछ λ/4। देखो मैंने आपको बोला था पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्बडा में होना चाहिए, अगर पाथ डिफरेंस λ/4 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, सो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू दिस पाथ डिफरेंस, सो ये आएगा 2π/λ इंटू, देखो ये पाथ डिफरेंस कितना है हमारा λ/4,
सो लैम्बडा लैम्बडा विल गेट कैंसिल, ये आएगा पाई बाय 2। ये कितना आएगा पाई बाय 2, मतलब ये आएगा 90 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब कितना 90 डिग्री। सो ये आई हो जाएगा I0 cos स्क्वायर 45। ओके, सो दिस आई इक्वल टू I0 इंटू, अब देखो एक cos स्क्वायर 45 इट इज़ 1/√2 ना, तो ये आएगा कुछ 1/2। सो आई इक्वल टू I0/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Read the next question. Which of the following phenomenon proves that light is transverse wave? Reflection, interference, diffraction, polarization. These are the MCQ from your textbook. आपके टेक्स्ट बुक में से ये कुछ MCQ है स्टेट बोर्ड के, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Which of the following phenomenon proves that light is transverse wave? Obviously it is polarization. इसके रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, आपको याद होगा तो, ऐसे 2 स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। फर्स्ट स्लिट, सेकंड स्लिट, इसमें से स्ट्रिंग हमने पास कर दिया, इधर स्ट्रिंग को टाई कर दिया एंड इसको वेव फॉर्मेशन किया यहाँ पे। तो दोनों स्लिट वर्टिकल होने की वजह से ऑब्वियसली वेव पास होगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर वेव तैयार किया वो भी पास होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव तैयार किया वो भी पास होगा। अब केस 2 में अगर मैंने एक स्लिट को हॉरिजॉन्टल कर दिया तो सेम स्ट्रिंग, केस 2 में एक स्लिट को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसमें से लॉन्जिट्यूडिनल वेव पास होगा पर ट्रांसवर्स वेव पास नहीं होगा। मतलब जब जरूरत होगी तब हम ट्रांसवर्स वेव को स्टॉप कर सकते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। मतलब ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव कैन बी polarized but longitudinal waves cannot be polarized. लाइट इज ट्रांसवर्स, इस तरीके से यहाँ पे प्रूव होता है। देखो अगर मैंने लाइट सेंड करना चाहा एक डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे आना चाहिए लाइट, यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, आएगा। लेजर बीम अगर मैंने यूज किया तो आ जाएगा। अगर यहीं पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ से वो साउंड वेव सेंड कर रहा है और उसने बोला कि यही पॉइंट पे आना चाहिए, बाकी कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो लाइट वेव पोलराइजेशन शो करते हैं पर साउंड वेव पोलराइजेशन हम वहां पे साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। When unpolarized light is passed through polarizer, its intensity, obviously it is very simple question, its intensity decreases. In Young's double slit experiment, the two coherent sources have different intensities. If the ratio of maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern is, means I max to the I mean उसने दिया है यहाँ पे कितना 25:1. Now what is the ratio of intensities of the two source? दो सोर्स के इंटेंसिटी का रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो I1/I2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। नाउ देखो इसको अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नाउ दिस I max to the I mean is A1 plus A2 by A1 minus A2 whole square. It is 25:1. ओके, यहाँ पे अगर हमने इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ पे अगर हमें मिल गया, देखो A1 इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर ना, मतलब अगर मुझे यहाँ पे A1/A2 मिल गया तो मुझे इंटेंसिटी का रेशियो भी मिल जाएगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो बस, A1 plus A2 by A1 minus A2, सो इट इज 5:1 आएगा। ओके, अब देखो A1/A2 फाइंड आउट करने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे क्या होगा A1/A2
5 + 1, 5 - 1, 5 + 1 होगा एक बार, एंड एक बार 5 - 1 होगा. सो ये A1/A2 आएगा 6/4 मीन्स 3/2. ओके, सो आई गॉट दिस A1/A2. अब एक बार अगर A1/A2 मिल गया तो इंटेंसिटी का रेशियो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन. सो I1/I2 is what? A1/A2 का होल स्क्वायर. सो इट इज 3/2 का स्क्वायर मीन्स इट इज 9:4. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9:4. देखिए यहाँ पे डिफरेंस नोटिस कीजिए, उसने आई मैक्स टू द आई मीन दिया है, उससे हमने A1/A2 निकाल दिया, और A1/A2 से हमने I1/I2 निकाल दिया. इसमें और एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं. इट इज आई मैक्स टू द आई मीन इक्वल टू √I1 + √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2. इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा था. ये शॉर्टकट लॉजिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इसका यहाँ पे स्क्वायर आता है, बस दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो और इसको भी सिंप्लीफाई करके आप इसको फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, a thin uniform sheet of glass is kept in front of the two slits. मतलब जो हमारे स्लिट्स होते हैं, दो स्लिट्स S1 एंड S2, उसके सामने हमने यहाँ पे एक स्लिट रख दिया है, बोल रहा है वो. यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द टू स्लिट्स पैरेलल टू द स्क्रीन. स्क्रीन को पैरेलल ही हमने शीट रख दिया. द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न विल सेटिस्फाई. तो ये स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ब्राइट डार्क लाइक दिस, ऊपर और नीचे भी. देखो S1 S2 ही था पहले, तो यहाँ पे ब्राइट डार्क तैयार हो गया. अब देखो मैंने यहाँ पे शीट रख दिया एक ग्लास का, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा? द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड. उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा. द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, द फ्रिंज विड्थ विल, द फ्रिंजेस विल शिफ्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये ब्राइट डार्क जो पैटर्न है ना, जो यहाँ पे तैयार हुआ है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है. ओके, और जो एक्स रहता है ना आपका, वो एक्स चेंज नहीं होता है, एक्स वही रहेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. इसका रीजन देखिए क्या है, क्योंकि एक्स किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा. लाइट हमने चेंज नहीं किया है, लाइट का वेवलेंथ उतना ही है. डी, सेपरेशन भी उतना ही है स्क्रीन एंड सोर्स का, दो सोर्सेस का सेपरेशन भी उतना ही है. इस वजह से एक्स चेंज नहीं होता है. पर ये जो फ्रिंजेस होते हैं ना, ये फ्रिंजेस सबके सब फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाते हैं. डिस्टेंस उतना ही रहता है, सिर्फ ये फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाता है. मतलब ब्राइट पॉइंट समझो यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. सो इन दिस केस ऑप्शन डी इज करेक्ट.